मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उससे नफ़रत करता था। हमेशा उससे मार-पीट करता रहता। एक दिन गुस्से में आके मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा और वह मर गई। अब सबको बोल दिया मैंने कि वह अपनी आशिक के साथ भाग गई। उसके मरने के बाद ही मुझे पता चला कि उसने एक लॉटरी खरीदी थी। वहाँ से फ़ोन आया तो पता चला कि लॉटरी कोड तो मेरी पत्नी को ही पता था। करोड़ों रुपए का कोड सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी पत्नी को पता था। फिर मेरी सास कुछ याद करती हुई बोली, हाँ मुझे याद आया, लॉटरी का कोड तो अदिति ने अपने गले में एक लॉकेट के अंदर डालकर पहन रखा था। जैसे ही रात हुई और मैंने तहखाना खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने तो मेरा नाम भावेश है और मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी से की थी। मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। मेरी माँ का कहना था कि जब उस लड़की के साथ बहुत खुश रहेगा। दरअसल मेरे बचपन से ही बहुत गरीबी के दिन काटे थे। मेरा बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और उस पर जो उसे रोजाना की कमाई होती थी, उसी में हम 5 भाइयों को मिलकर रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। और मेरी माँ भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ कर रखे। हमसे तरस तरस कर रूखा सूखा खा कर अपना बचपन गुजारा था। और बड़े हुए तो मुझे यह गरीबी की ज़िंदगी बहुत ही बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहनने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और अमीर लड़की से शादी करूँगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली थी और कोई काम भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू किया कि माँ मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाइए, भले ही वह लड़की काली हो, गूंगी हो या फिर लंगड़ी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसा चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बहुत हैरान हुई थी और वह मुझे डांटने लगी, कहने लगी, भावेश इतना लालची मत बनो, लालच में अंजाम बुरा होता है। किसी अच्छी सीधी सादी लड़की से शादी करेगा तो ज़िंदगी चैन से कटेगी, नहीं तो पूरी ज़िंदगी अपनी अमीर ससुराल के तलवे चाटते रहेगा। गरीब की औलाद हो, अमीर गरीब गरीब बनकर रहो। पैसे कमाने का इतना भी शौक है तो अपने बल पर कमाओ, खुद कुछ करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कोई पागल ही तुमको अपनी बेटी की से शादी करेगा। माँ की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूँगा तो ऐसी लड़की से करूँगा जो मेरा दिन बदल दे, खुश, पैसे खूब वाली हो। उसने पैसे का पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू किया। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं, बल्कि खूबसूरती, शक्ल सूरत और ज़्यादा मरती हैं। मेरी शक्ल तो अच्छी थी, बस थोड़ा सा खुद को तराशने की ज़रूरत थी। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े सूट पहनकर तो कुछ ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, कि जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। रोज़ तैयार होकर और हीरो बनकर कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा हो जाता। यह सब करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मेरी काम नहीं बन रहा था। काम तो नहीं बना, बल्कि किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। जब माँ से पैसे मांगे तो माँ ने साफ मना कर दिया। पापा से भी उम्मीद ही नहीं थी। आखिर खुद को कोई छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की मिलना ना मिलना तो बाद की बात है, लेकिन अगर कपड़े के किराए के पैसे ना देता तो वह आदमी मेरा बुरा हश्र कर देता। इसीलिए कर्ज उतारने के लिए छोटा मोटा ही सही, लेकिन मैंने काम करने लगा। रोज की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वह कमाई मैं खुद ही पर खर्च करता, खुद को ही ज़्यादा से ज़्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करता। मैं सोचता कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की मेरे जाल में फंस ही जाएगी। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। अब यह मेरा लक्ष्य बन चुका था। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि मेरे किसी काम में लग गया हूँ तो कुछ ना कुछ कमाने लगा हूँ। ठीक है, घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम अपने चौंचले तो अपनी कमाई से
पूरे कर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने यही समझा कि शायद मुझ पर मेरी माँ की नसीहत का असर हो गया है और मैं हकीकत को समझ गया हूँ। इसीलिए मेरे लिए अपने बराबर के घर में रिश्ता देखने शुरू कर दिए। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे पता तो उस दिन चला जब काम पर जाने से पहले माँ ने कहा, आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले देखने तुम्हें आज आ रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैं तो बहुत ही अचंभे में हो गया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि मेरी माँ लड़की देखकर आ चुकी है। आपने रिश्ता कब देखा है माँ? मेरी माँ से सवाल किया। तो मेरी माँ हंसकर बोली, महीने से रिश्ते देख रही हूँ, कोई 10-5 घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे उन सब में यह लड़की और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगी, इसीलिए अपने घर पर बुलाया। मैंने जल्दी से पूछा, माँ ये लोग पैसे वाले हैं? मेरी बात सुनकर माँ मुझे घूरना शुरू कर दिया। खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि माँ मी को कुछ जवाब देता तो मैं कुछ उससे समझा था, उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच चुके थे। मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। वो लोग वापस गए तो रिश्ते के लिए हाँ कर कर गए। उन्होंने मैं और हमारा घर दोनों पसंद आए थे। माँ यार तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मुझे तो रिश्ता होने की खुशी तब होती जब लड़की किसी अमीर घराने से होती। उससे शादी करने के बाद मेरी ऐश हो जाती। उस समय तो लालच के अंध हो चुका था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंसानियत और संस्कार मुझे उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरी माँ लालच में अंधी नहीं हुई थी। वह संस्कार को ही और इंसानियत को ही पैसे से ज़्यादा अहमियत देती थी। लड़की का घराना बहुत ही शरीफ और संस्कारों वाला था। लड़की भी सीधी सादी और संस्कारों वाली थी। इसीलिए मेरे लाख मना करने पर भी मेरी माँ नहीं मानी। इसीलिए मेरे लाख मना करने पर भी मेरी माँ ने नहीं मानी और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं इस शादी को बचना चाहता हूँ, किसी भी सूरत में यह रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरी लाख चाहने के बावजूद भी मेरी शादी टूटती नज़र नहीं आ रही थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई थी। मैंने 2 महीने में सर तोड़ कोशिश की थी और जैसे ही मुमकिन हो इस गरीब घर में रिश्ता मेरा टूट जाए और मेरी शादी यहाँ किसी भी सूरत में न हो। मैं लाख ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी और खुश क्यों ना होती, यह रिश्ता उसी की तो पसंद का था। हाँ, शादी के दिन तक मेरा मुंह लटका हुआ था। मुझे उस आने वाली लड़की से नफ़रत महसूस हो रही थी और मेरी नफ़रत का यह हाल था कि फेरों के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि इस गरीब लड़की से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं सोचता रहा और सोचते सोचते आखिर मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। बस अब इस काम को अंजाम देना बाकी था। फिर एक गरीब लड़की से मेरी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मेरा प्लान सबके सक्सेसफुल होता वह लड़की मेरी ज़िंदगी से चली जाती और मेरी पसंद और मेरी मर्ज़ी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और आराम से ज़िंदगी गुजारता। प्लान तैयार करने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतज़ार था और मैं बेचैनी से समय गुजारने का इंतज़ार करने लगा था कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हों और मैं दुल्हन के कमरे में छोड़कर सब अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। जब सब अपने अपने कमरों में चले जाएं तो दुल्हन को मैं कमरे में बिठा दिया गया। तो अब मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है जो प्लान मैंने सोचा था वह तो बहुत खतरनाक था। आखिर कोई सुनता तो काँप जाता। मैं जितनी हो सके उतनी जल्दी इस मामले को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उतना ही ज़्यादा मैं डर भी रहा था। मैंने अपनी डर पर काबू पाया और अपने कमरे में चला आया। अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना इंतज़ार करते हुए पाया, लेकिन दुल्हन को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। न चाहते हुए भी मैंने दुल्हन का घूंघट हटाकर दुल्हन का चेहरा देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। दुल्हन की खूबसूरती से मैं कुछ समय के लिए मदहोश हो गया। कुछ समय के लिए मैंने अपना प्लान रद्द कर दिया। कौन जालिम पति होगा जो अपने सामने बैठी इतनी प्यारी लड़की पाकर
इस मौके के हाथ से गंवाना चाहेगा। वह भी जब वह लड़की उसकी अपनी पत्नी हो, वह उस पर पूरा हक रखता हो। उस समय मैं सारे मसले भूल गया, बस याद था तो आपने सामने बैठी खूबसूरत सी अदिति। मैं अदिति की खूबसूरती का दीवाना हो गया। उस समय सारे बुरे ख्याल मेरे दिल से निकल गए। मैंने अदिति को खूबसूरत हाथों को चूम लिया और उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठी पहना दी। आदित्य शर्म से सिमटी जा रही थी। मैंने अदिति को कसकर सीने से लगा लिया। शादी के शुरू दिनों में तो मैं और अदिति बहुत खुश रहे। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी की खुशी में और इतनी सुंदर पत्नी पाकर मैं भूल गया कि मैंने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। पूरा 1 महीना गुजर गया। उस दिन मेरी पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी। मैंने उसे खुशी-खुशी इजाज़त दे दी। जाते हुए उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ करना। मैंने कहा, बताओ क्या सरप्राइज़ है? लेकिन वह इस बात पर डटी रही कि कल बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जिद न की और उसे माँ के घर छोड़ आया, यह कहकर कि शाम को वापस ले आऊँगा। वापस आया तो आज मुझे फिर से अपना प्लान याद आया कि मुझे तो अपनी पत्नी से छुटकारा पाना था और किसी अमीर लड़की से शादी करनी थी। और आखिरकार मैंने सोच लिया कि मैं अपने प्लान को सक्सेस करके रहूँगा। आज रात ही मैंने इसे पूरे करना चाहता था। मैं उस वक्त बिल्कुल भूल गया कि मेरी पत्नी अदिति मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, बल्कि वह तो मेरे लिए लकी साबित हुई थी। जब से वह मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। काम करने पर भी मेरा मन लगता था, लेकिन उस समय मेरे सिर पर एक ही भूत सवार था, वह अमीर बनने का। शाम को अदिति अपने भाई के साथ ही वापस आ गई। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे उसकी खुशी बड़ी अजीब लगी क्योंकि आज से पहले मैं कभी इतनी खुश दिखाई नहीं देती। लेकिन मुझे उस वक्त इन बातों का कोई मतलब नहीं था। मुझे बस अपने प्लान को कामयाबी देनी थी। आखिर वो पल आ गया। कोई रात के 2-3 बजे मैं छत पर गया और अपनी आवाज़ बदलकर चिल्लाकर अपनी पत्नी को पुकारा। अदिति उस वक्त नींद में थी। वो चौंक कर उठी और बैठ गई। जब उसे किसी के ऊपर छत पर पुकारा, एकदम से उठ बैठी। कमरे से इधर-उधर देखा और मुझे नहीं पाया। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो ऊपर छत पर चली आई। मैंने गेट के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। जैसे ही अदिति ऊपर आई, मैंने एक मोटा सा डंडा उसके सर पर दे मारा। चोट गहरी लगी थी। वह नीचे गिर गई, शायद बेहोश हो गई थी। मैंने चेक किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक ही डंडे में उसका काम तमाम कर दिया था। कुछ ही देर में अदिति का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हमारी छत पर यह पुराना कमरा हुआ करता था जिसमें कबाड़ खाना भरा हुआ था। उसे कमरे में कोई आता जाता नहीं था। फिलहाल मैंने अदिति को उस कमरे में रखे एक बड़े से ट्रंक में डाल दिया और अपना काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करके मैं जल्दी से नीचे आकर अपने कमरे में सो गया। मैं बहुत खुश था कि मैंने अपनी गरीब पत्नी से छुटकारा पा लिया है। अब मैं किसी से अमीर लड़की से शादी कर सकता था। सुबह हुई तो घर में शोर मचा दिया कि अदिति घर से भाग गई है। पहले यह बात घर में फैली, उसके बाद मोहल्ले में, उसके बाद रिश्तेदारों में और फिर अदिति के घर वालों को भी यह बात पता चल गई कि अदिति घर छोड़कर भाग गई है। मैं नकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। सब अदिति को भला बुरा कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी अपनी बेटी अदिति को बुरा कह रहे थे कि उसने उनकी नाक कटा दी है, और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम तक कोई न कोई हमारे घर आता ही रहा, और जो अभी हमारे घर आता अदिति को भला बुरा कहकर चला जाता। शाम को जब मैंने अपने कमरे में आया तो मेरी मोबाइल बज उठा। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उस समय पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन उठाने का दिल नहीं कर रहा था। कमरे का खालीपन मुझे काटने को दौड़ रहा था। अदिति की कमी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक दर्द सी लहर उठी कि शायद अदिति को मारकर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू के 2 बूंद टपक पड़ी, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया। फ़ोन दोबारा बजा तो दोबारा मैंने फ़ोन काट दिया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। इतने दिनों तक अदिति की बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी। अदिति के बिना बेड पर नींद नहीं आ रही थी। फ़ोन एक बार फिर से बजा तो इस बार
मैंने फ़ोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा या उससे मेरे होश उड़ गए। दूसरी तरफ एक आदमी बोल रहा था, जो अदिति का नाम लेकर कह रहा था कि आपकी पत्नी अदिति के नाम 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, कूपन कोड डालकर लॉटरी के पैसे ले जाएं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी के मायके फ़ोन करके कूपन का कोड पता करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसने कुछ समय पहले एक लॉटरी का हिस्सा लिया था और उसका कोड उसने अपने लॉकेट में डालकर उसे अपने गले में पहन लिया था। यह सुनते ही मैं जल्दी से छत पर गया। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसे संदूक खोला जिसमें मैंने अदिति को डाला था, लेकिन मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने हर डर के मारे ढक्कन वहीं छोड़ दिया और जल्दी से आकर अपने कमरे में बेड पर बैठ गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैंने इधर उधर देखा, कहीं मुझे देख तो नहीं रहा। मैंने पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। मैं ट्रंक वाला दृश्य आंखों से हटा ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त मैं लॉटरी के बारे में भूल गया था। एक और नई मुसीबत मुझे अपने ऊपर मंडराती हुई नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाता हूँ। यह सोचकर मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े डालने शुरू कर दिए, लेकिन तभी ख्याल आया कि कोई पूछेगा तो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो क्या जवाब दूँगा। सुबह तो मैंने अपनी पत्नी को ही भागने का ड्रामा रचा था। अब मैं भी घर से गायब हो जाऊँगा तो सब लोगों को शक मुझ पर ही हो जाएगा। यह सोचकर मैं सर पटक कर बैठ गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात डर की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे जाकर कहीं मेरी आँख लगी और 10 बजे जाकर कहीं मेरी आँख खुली। रात वाली बात याद करते ही मैं फिर से डर गया, काँपने लगा। पहली बार मुझे अपने लालच पर अफ़सोस हुआ और लालच के चलते मैंने अपनी इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली पत्नी को साथ इतना गलत किया। अब मैं यहाँ से भागने से ही भलाई समझी, लेकिन सोचा कि दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भागूंगा। इसीलिए रात होने का इंतज़ार करने लगा। पूरा दिन चुपचाप उदास घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझे ही घूर रहा है। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। रात हुई तो मैं कमरे में गया, सब के होने का इंतज़ार, सोने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ कमरे में आई और माँ को अपने कमरे में देखकर अचानक मैं चौंक गया था। मेरी माँ मुझे गहरी तेज नज़रों से घूरने लगी। मेरी माँ मेरे पास बराबर में बेड पर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दोपहर से बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैर तो है ना? क्या हुआ? माँ ने इस बात से मैं एकदम से घबरा गया। मैंने बात बनाते हुए कहा, जिस पति पत्नी के घर से भाग जाए वह परेशान न हो तो क्या खुशियाँ मनाए? मैंने बहुत ही उदास चेहरा बनाकर कहा, लेकिन मेरी माँ ने मेरी किसी बात का कोई असर नहीं था। मेरी माँ ने फिर पूछा, सच सच बता भावेश, तेरी पत्नी किधर है? क्या क्या है तूने उसके साथ? मेरी माँ के सवाल ने मेरी बोलती बंद कर दी। मेरी माँ का मुझ पर शक हो गया था। अब सच बताए बिना कहीं नहीं जा सकता था। मेरी माँ अब सब जान ही रहेगी और फिर मेरी अपनी माँ ने सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर मेरी माँ सदमे में चली गई। वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। बहुत देर तक तो उसने कुछ बोला नहीं गया और बोली तो एक ही बात बोली, भावेश यह तूने क्या कर डाला? बता, तूने यह क्यों किया? मुसीबत में डाल दिया तूने हमें। अरे अदिति तो इतनी अच्छी थी, मेरी कितनी सेवा करती थी। इस घर को अपना मानकर और हम लोगों को अपना मानकर उसने हम पर कितना विश्वास किया था और तूने उसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और ना ही तुझे कभी माफ़ मैं करूँगी। मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी और साथ ही मुझे कोस रही थी कि कैसी कलमुही औलाद पैदा की है। मैंने जैसे तैसे करके माँ को शांत किया। जब माँ थोड़ी शांत हुई तो कहने लगी, मुझे तो लगता है तेरी पत्नी किसी भूत या जिन का साया था। माँ की बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने माँ से कहा, माँ मैं यह बात शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे।
लेकिन मैंने अपनी माँ की एक न सुनी और बैग उठाकर घर से निकल पड़ा। अभी मैं घर से निकला ही था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुर का कॉल आने लगा। मेरे ससुर जो कहा यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ोन वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर से बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आई और वो लोग दरवाज़ा बजाने लग गए। मैंने अपने घरवालों से कहा कि कोई दरवाज़ा न खोले, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे। उन लोगों ने पुलिस भी थी। मैंने हाथ में बैग छूट गया और मैं वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। आने वाले मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थी। मेरी सास ने मुझे एक खामोश निगाहों से देखा और जैसे ही थोड़ी आगे होकर साइड में हुई तो मैंने पीछे देखकर मेरी माँ की चीख निकल गई। तभी मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि शायद तेरी पत्नी किसी भूत या जिन का साया है। क्योंकि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी थी वह तो अदिति थी। अदिति मर चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हुई? मेरी माँ ठीक कहती थी, अदिति कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे ससुर फ़ोन पर यही बात कही थी कि हम तुम्हारी पत्नी को वापस ले आए हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अदिति की तरफ देख रहा था। एकदम सही सलामत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तो खुद उसकी नब्ज़ चेक की थी, उसके बाद ही उसे ट्रंक में फेंका था। यह सब सोच कर ही मेरा दिमाग खराब घूमने लगा था। आखिर यह सब क्या है? तभी मेरे ससुर आगे बढ़कर आए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भागी हुई पत्नी को वापस करने आया हूँ। यह लो, इसे संभालो। मुझे माफ़ कर देना, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रह गई थी जो अदिति मुझे एक दिन दिखाया। लेकिन अब अगर अदिति के आगे से ऐसा कुछ किया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे ससुर अदिति का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं यह सोच रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि यह लोग कत्ल के केस में मुझे गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरी पत्नी को छोड़कर वहाँ लोग वापस चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। मैंने अदिति की तरफ देखा, लेकिन वह खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। मेरी माँ तो खुद ही डरी हुई थी। माँ मेरी अदिति के पीछे कमरे में चले आए। अदिति सपाट चेहरा लिए हुए बेड पर बैठी हुई थी। मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए कमरे में खड़ा हो गया। मैं अदिति की नज़र नहीं मिलाया रहा था। मेरी माँ अदिति के पास बैठ गई कुछ पूछने के लिए। मेरी माँ ने मुंह खोला था कि अदिति बोली, मम्मी जी मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे देखकर शॉक्ड हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं मर गई थी फिर जिंदा कैसे हो गई, और वाकई आपके बेटे ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन भावेश, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी तुम्हें बताऊं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। मैंने अदिति को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं लालच में पड़ गया था। मैं पैसे कमाना चाहता था आसान तरीके से, और इसीलिए किसी अमीर लड़की से शादी करके अमीर होना चाहता था। लेकिन मेरी शादी तुम जैसी गरीब लड़की से हो गई और मैंने तुम्हें रास्ते से हटाकर किसी अमीर लड़की से शादी करने के बारे में सोचा। मेरी बात सुनकर अदिति की आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगे। बोली, मैंने तो भावेश को सच्चे मन से अपना पति स्वीकार किया था और उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। हालांकि शादी से पहले मैं शादी करने से इनकार कर रही थी। मैंने भी गरीबी भी आँख खोली थी, लेकिन मैं सुंदर बहुत थी और इसी सुंदरता को हथियार बनाकर मैं भी चाहती थी कि किसी खाते पीते घर में मेरी शादी हो जाए, जैसे कि इस गरीबी से छुटकारा मिले। मैंने अपने माँ बाप को मना भी किया था कि मुझे इस गरीब लड़के से शादी नहीं करनी है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं माने और भावेश से मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जब इस घर में आई तो भावेश का प्यार पाकर और आपकी ममता की छाँव में मैं गरीबी अमीरी का फ़र्क भूल गई। मैं समझ गई कि पैसे से ज़्यादा प्यार की अहमियत होती है। भावेश ने भी इतने दिनों में मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि भावेश मेरे साथ यह सब कर सकेंगे। उस दिन जो भावेश ने मेरे सर पर डंडा मारा था तो दर्द की वजह से मैं नीचे गिर गई थी। मैं भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, कुछ होश में थी जब भावेश मेरे पास आया। जब वह मुझे चेक करने लगा तो मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, तो मुझे शक हो गया कि भावेश मुझे जान से मारना चाहते हैं। इसीलिए मैंने अपनी सांस कुछ देर के लिए रोक ली थी। भावेश को विश्वास हो गया कि मैं मर चुकी हूँ, तो उसने मुझे एक संदूक में बंद कर दिया। भावेश के जाने के बाद
मैं उस संदूक से निकली और किसी तरह अपने घर पहुंची। रात का समय था, मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला था। मैंने उसे कहा कि किसी को कुछ न बताए, हम दोनों कमरे में चले आए। उसने मेरे सर पर पट्टी की। मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। मेरी बहन ने कहा, दीदी यह तो पुलिस केस है, आपको पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करनी चाहिए और उन लोगों को सज़ा दिलवानी चाहिए। लेकिन भावेश, तुम्हें याद है मैं जब अपनी माँ के घर गई थी, तुमसे कह के गई थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ दूंगी। तो वह सब आज ही था कि मैंने लॉटरी के पैसे जीते थे, और वह भी 5 करोड़ की। इसके साथ साथ एक खुशखबरी और भी थी कि मैं माँ बनने वाली थी। मैं चाहती तो पुलिस में जाकर तुम लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज करा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाने से पहले बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी जब वह दुनिया में आँखें खोले तो एक मुजरिम का और एक खूनी का बच्चा कहलाया जाए। मैं पूरा दिन अंदर कमरे में बंद रही। मेरी माँ बाप को नहीं पता था कि मैं उनके घर में हूँ, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि माँ बाप को यकीन दिलवा दिया कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। इसीलिए भावेश को लगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। सबसे पहले मैं और पापा पुलिस स्टेशन गए और अपनी अपहरण की बात पुलिस को बताई। फिर पुलिस के लोग और अपनी मम्मी को पापा को लेकर मैं यहाँ आ गई। भावेश, इस घर में मैं तब तक हूँ जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं ले लेता। उसके बाद मैं अपना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी, भले ही कोई छोटी मोटी नौकरी करूँ, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊँगी। ऐसा कहते कहते अदिति की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अदिति के पैरों में बैठ गया। अदिति, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम यह बिल्कुल मत सोचना कि पैसों के लालच में बदल गया हूँ। मेरा विश्वास करो, तुम्हें मरने के बाद भी मेरा दिल सुकून से नहीं था। मैं बहुत बेचैन थी। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अदिति मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। समय समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब अदिति मुझसे बात नहीं करती थी। वह अलग कमरे में रहने लगी थी। हमें लॉटरी के पैसे भी मिल गए थे। अदिति ने वो सारे पैसे मेरे सामने लाकर ढेर कर दिए और कहा कि लो, अपना लालच की भूख मिटा लो। लेकिन मैंने वह सारे पैसे गरीबों में दान कर दिए। मुझे पैसों के लालच नहीं था। मुझे बस अदिति की मोहब्बत चाहिए थी, जिसके लिए मैं तरस गया था। अब मैं दिन रात मेहनत करने लगा था और अपने बल पर पैसे कमाने लगा था। अदिति ने मेरे घर में कदम क्या रखा था, मेरी तो किस्मत ही चमक गई थी। थोड़े से पैसे जमा करके छोटा सा बिजनेस डाला और भगवान ने ऐसी कृपा हुई कि खूब चल निकला। धीरे धीरे मेरे घर में सारी गरीबी दूर हो गई और फिर एक दिन अदिति ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरी बच्ची उस जब 3 महीने की हो गई तो एक दिन अदिति हमारी बच्ची को लेकर जाने लगी। उससे साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन तभी मेरी माँ बीमार पड़ गई और माँ की वजह से अदिति घर पर रुक गई। माँ की बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। पूरे 8 महीने तक माँ बिस्तर में लगी रही और अदिति ने उनकी मन लगाकर सेवा की थी। मेरी बेटी अब 1 साल की होने वाली थी और जब मेरी बेटी की पहली बार अपने मुंह से पापा शब्द कहा तो जैसे मुझे दुनिया जहान की नेमत मिल गई थी। मैंने खुशी से अपनी बेटी को गोद में उठाकर नाचने लगा था और यही वह पल था जब अदिति ने अपना फैसला बदल दिया। अदिति ने मुझे माफ़ कर दिया था, भले ही अपनी बच्ची के लिए माफ़ किया हो। अदिति ने मुझसे कहा, भावेश मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं एक बेटी को उसके पिता से अलग नहीं कर सकती। वह वाकई मुझे यकीन होने लगा कि अब तुम बदल गए हो। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने खुशी से अदिति को गले लगा लिया। हमारी फैमिली पूरी थी, किसी बात की कोई दुख नहीं था। अब मेरे मन में लालच हट गया था। मैं समझ गया था कि प्यार से ज़्यादा ज़रूरी पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।